Yesterday we have learned till the unwinding of the strand. ठीक है? Now today we will be learning this leading and lagging strand. Leading means जो फटाफट बन रहा है और lagging means जो टूट टूट कर बन रहा है. ठीक है? So leading strand, the template strand with free 3 dash end is called as a leading template. ये blue वाला क्या हो गया? Template. और जो बना है वो strand है. ठीक है? जो ब्लू वाला है टेम्पलेट है, बिकॉज उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बनेगा. ठीक है? तो ये जो ब्लू वाला है जिसको देखकर नया वाला ये रेड वाला बन रहा है, उसको ब्लू वाले को हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट कहेंगे, और नए वाले को स्ट्रैंड कहेंगे. तो देखो यहाँ पे भी ये 3 dash to 5 dash ये लीडिंग टेम्पलेट है, और यहाँ पे भी 5 dash to 3 dash क्या है? लैगिंग टेम्पलेट है. अब टेम्पलेट से अब स्ट्रैंड बनना पड़े जरूरी है. So as both the strands of parental DNA are anti-parallel, new strands are always formed in 5 dash to 3 dash direction. ठीक है? One of the newly synthesized strands develop continuously towards replicating fork, and this is called as the leading strand. ये क्या है? Replicating fork है. आप देख सकते हो कि रेड वाला फटाफट 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 बनते जा रहा है. यहाँ पे आरएनए प्राइमर जैसे ही जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर क्या करेगा? न्यूक्लियोसोम से सारे नाइट्रोजन बेसिस को अट्रैक्ट करेगा. तो नाइट्रोजन बेसिस जब यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ए टी के साथ जुड़ जाएगा, सी जी के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ते जुड़ते जुड़ फटाफट जुड़ेगा, और क्या हो गया? देयर इज अ न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन. फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन? फ्रॉम 5 dash to 3 dash डायरेक्शन. कहाँ तक बन रहा है? जहां तक रेप्लिकेशन फोक है वहां तक ये बन रहा है. तो क्योंकि ये फटाफट बन रहा है, हमने इसका नाम दे दिया लीडिंग स्ट्रैंड. अब जो अनदर स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूस है. इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिसकंटिन्यूस. एंड हाउ इट इज? अवे. इट इज कैसे बन रहा है? इट इज अवे फ्रॉम द फोक, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि डिसकंटिन्यूस बन रहा है. तो ये जो डिसकंटिन्यूस फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इस फ्रैगमेंट्स को क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, इसको जोड़ दिया जाता है. आप देख सकते हो कि कैसे जुड़ रहा है ये. ठीक है? ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, बॉल लाइक स्ट्रक्चर. सो ये कैसे क्या होगा? जो भी ये फ्रैगमेंट्स है, दे विल बी जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम, and the name of enzyme is very important, ligase enzyme. DNA ligase enzyme क्या करेगा? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ेगा. ठीक है? और फिर क्या होगा? आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज. अभी आरएनए प्राइमर आया था, तभी ये स्टार्ट हो गया स्ट्रैंड बनना. अब आरएनए प्राइमर का काम खत्म हो गया. तो खत्म हो गया तो उसको लेके कौन जाएगा? उसको रिमूव कौन करेगा? और एक दूसरा एंजाइम, क्या नाम है उसका? डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा and replaced by DNA sequence with the help of DNA polymerase 1 in prokaryotes and DNA polymerase alpha in case of the eukaryotes. Okay? ये याद रखना जरूरी है कि प्रोकैरियोट्स में क्या है? वो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, और हमारे केस में इट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. ठीक है? फाइनली डीएनए गाइरेज एंजाइम forms double helix to form the daughter DNA molecule. अब ये जो बना है, एक ब्लू कलर एक रेड कलर, ये क्या हो जाएगा? वापस एक दूसरे से जुड़ जाएगा और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो अगेन उसमें कौन सा एंजाइम मदद करेगा? डीएनए गाइरेज. ठीक है? डीएनए गाइरेज विल हेल्पिंग द फॉर्मिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. तो ऐसे करते करते डीएनए का डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है? अब ये डॉटर मॉलिक्यूल में हमने क्या देखा? एक स्ट्रैंड पैरेंट स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड है. इसका मतलब 50-50 कंट्रीब्यूशन है ऑफ मदर डीएनए या पैरेंट डीएनए आप बोल सकते हो. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. ठीक है? तो चलो जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 minute, आई विल शो यू द दिस थिंग. जस्ट गिव मी 2 minutes बेटा.
DNA is a molecule made up of two strands. Now all of you can see this video. Try to see and try to imagine how the replication take place. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Good grammar and spelling are important, but if you want... So I hope you have understood. Yes or no? Yes, ma'am. So let us go back to our PPT once again. Now, there are different experiments to confirm the semi-conservative nature of the DNA replication. ठीक है? अब क्या अगेन किस वैटसन एंड क्रिक ने तो बताया, अगेन उस टाइम पे इतना ज्यादा माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी वैटसन एंड क्रिक ने बताया कि एक स्ट्रैंड जो होता है वो मदर स्ट्रैंड होता है या पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है, बट फिर भी उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट हुए टू कंफर्म इट, टू प्रूव इट.
So in newly formed DNA molecule, one is old one and the other is newly synthesized, and therefore it is called a semi-conservative model of replication. It was experimentally proved by another scientist. ये जो मॉडल है वो बताया किसने है? वॉटसन एंड क्रिक ने. बट ये मॉडल तो उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसा होता है, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दूसरे साइंटिस्ट ने किया है. सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. और इन्होंने कैसे किया? बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक. ठीक है, ऑल फिजिकल टर्म्स, फिजिक्स वाले टर्म्स है. इक्विलिब्रियम, डेंसिटी, gradient, centrifugation, etc. Now, what he did, okay? Now you can see in the, now you can see in over here, okay? What they cultured the E. coli bacteria in the medium containing light nitrogen N14. Okay. And obtained the equilibrium density gradient band by using CsCl2. The position of the band is recorded. It's very simple experiment. इन्होंने नाइट्रोजन का मदद लिया और उन्होंने CsCl2 का मदद लिया, और ये से इनको क्या पता चला कि जो बैंड्स दिख रहे थे उसमें कलर डिमार्केशन यू कैन सी ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोग्राफ ऑफ अ डीएनए बैंड. यू कैन सी दिस फोटोग्राफ ऑफ अ डीएनए बैंड. तो इससे ये वाले एक्सपेरिमेंट से, ये दोनों चीजों से, लाइट नाइट्रोजन से एंड CsCl2 से हमें ये फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स मिले हैं. ठीक है. Yes. Now what happened? E. coli were then transferred to this N15 medium, heavy isotope. पहले हमने क्या लिया था? E. coli को किधर कल्चर किया? N14 में. अब हमने क्या किया? They were transferred to N15, heavy isotopic nitrogen, and allowed to replicate for several generations. At equilibrium point, density gradient band was obtained by using CsCl2. The position of the band has been recorded then. The heavy DNA molecule, N15 molecule, can be distinguished from the normal DNA by centrifugation. Centrifugation में क्या होता है? जो heavy चीज होती है वो नीचे हो जाता है. Centrifugation means बहुत high speed पे गोल गोल move करना, है ना? तो जो हैवी चीज होती है वो नीचे आ जाती है अपने आप. सेंट्रिफिकेशन में जो लाइट चीज होती है वो ऊपर रह जाता है. तो सेंट्रिफिकेशन में क्या हो गया? डेंसिटी का मतलब तो आपको पता ही है, जो जितना वजन रहेगा वो नीचे आ जाएगा. सो डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ दिस एंड N15 molecule is almost say. Therefore, at the equilibrium point, heavy nitrogen DNA will form a band. In this, both the strands of DNA are labeled with N15. So now you can see with this particular diagram also, आप देख सकते हो ये रेड कलर का क्या है? N15 है. और जनरेशन 1 में we can see one blue, one green and one red, मतलब N14, N15. Yes, again you can see over here also. So such E. coli cells were transferred to another medium, again N14, normal इसमें. After first generation, the density for N14 and 15 were obtained and उसको record किया गया. After second generation, again उसका position record किया गया. So the position of the bands after two generations clearly proved that DNA is a semi-conservative model. Okay. You can see over here also, in this particular part also you can see it is, with the diagram it is much more clear in generation 1 and in generation 2. Okay. Now the main process of this lesson, the main part of this lesson is a protein synthesis. Okay. प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब मैंने आपको कल भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था. बट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन.
ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल टर्म में मैं अगर आपको मतलब बताऊंगी तो कॉपी करना। क्या कॉपी करना? मैसेज को कॉपी करना। ठीक है, जो भी डीएनए पे मैसेज है उसे कॉपी करना। अब कौन कॉपी करेगा? एमआरएनए कॉपी करेगा। ठीक है, जो भी डीएनए पे जो मैसेज है, जेनेटिक मैसेज है, जब उसको एमआरएनए कॉपी करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब जो एमआरएनए पे कॉपी किया गया है वो कोड्स के फॉर्म में है या कोडॉन के फॉर्म में है। ठीक है, अब उसको क्या करना? ट्रांसलेट करना। उस कोडॉन को ट्रांसलेट करना मतलब उस कोडॉन से अमाइनो एसिड बनाना। उसको ट्रांसलेट किया मतलब क्या? उस कोडॉन का क्या मतलब है, उस कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ डीएनए को कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उस कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड, क्योंकि हमारा मेन इवेंट क्या है? प्रोटीन बनाना। एंड प्रोटीन, you know that they are made up of amino acids and amino acids are linked with the help of peptide bonds. ठीक है, तो अब क्या है? डीएनए पे तो कॉपी तो हो गया कि ये कोडॉन्स हैं, और फिर उसको कोडॉन्स को डिकोड करना, अमाइनो एसिड बनाना, और फिर अमाइनो एसिड को जोड़ना विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म द प्रोटीन। तो ये पूरा जो प्रोसेस है that is been described as transcription, copying the message from the DNA on the mRNA in the form of codon, and again decoding that codon to form the amino acid to join. Amino acid will join to form the protein. So this is the process, okay, of the protein synthesis. So proteins are very important biomolecules. क्यों इतना important है? Because they serve the structural component. अभी हमने कल ही पढ़ा कि अगर हिस्टोन ही नहीं होगा तो हिस्टोन इज ऑल्सो प्रोटीन। हिस्टोन ही नहीं होगा तो डीएनए रैप्ड किसके ऊपर होगा? देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट। enzymes are protein in nature. There are many hormones which are protein in nature. ठीक है, so the cell needs to synthesize new protein molecules. So the process of protein synthesis, it includes what? Transcription and translation. जैसे अभी मैंने आपको बताया, copying the genetic information from DNA to mRNA, that is single stranded RNA, that is mRNA, is called as the transcription. And transcription में जो कोडॉन कॉपी किया गया है उससे प्रोटीन बनाना फ्रॉम आरएनए। आरएनए पे ही तो कोडॉन है, तो आरएनए से ही प्रोटीन बनाना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेशन। आई होप अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू इतना। Yes. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जब ये वो लॉकडाउन हुआ था, मार्च वाला जब पेपर था 2 साल पहले, अभी लास्ट ईयर तो एग्जाम नहीं होता, उसके पहले एग्जाम हुआ था। तो दिस क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड फॉर 2 मार्क इन द बोर्ड एग्जाम। You write down the central dogma of protein synthesis. बहुत सारे बच्चे लोगों ने को 0 मिला था इस आंसर में, क्योंकि उनको सेंट्रल डॉगमा का मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या है कि व्हाट इज द इन सिंपल फॉर्म हाउ यू कैन से व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो लिखना क्या था? ये सिर्फ एक जो लास्ट का आपको दिख रहा है इक्वेशन टाइप, बस ये लिखने के लिए 2 मार्क मिला था कि डीएनए से एमआरएनए पे मैसेज कॉपी होगा, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और एमआरएनए से अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ही होता है प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये इतना सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए 2 मार्क मिला था। So obviously this is the central dogma, means this is the actual process of the protein synthesis. DNA से mRNA बनना, mRNA से अमाइनो एसिड बनना, अमाइनो एसिड जुड़ेंगे with the help of peptide bond,
क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड लगेंगे इसलिए हो गया पॉलीपेप्टाइड, एंड दैट इज पॉलीपेप्टाइड का मतलब ही होता है प्रोटीन, ठीक है। सो प्लीज look over this, let us see the writing part. So DNA, double stranded DNA molecule give rise to mRNA. What it will do, it will act as a messenger to program the synthesis of the polypeptide chain, that is protein. This type of unidirectional flow, उल्टा नहीं होता है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है. Again important point, unidirectional flow of information from DNA to RNA to form the protein is called as central dogma. It was been postulated by Crick in 1958. I hope it's very simple to understand. ठीक है? So the present concept of the central dogma in retrovirus, we know that we all are fighting with this virus. तो वायरस में क्या होता है? We know that वायरस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. Yes. तो क्या होता है? तो वायरस का ये जो अभी आपको दिख रहा है, दिस इज ऑफ अ वायरस. सो डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन तो है, पर उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है. एमआरएनए से वापस डीएनए बन सकता है. ये किसके केस में है? सिर्फ और सिर्फ वायरस. हमारे केस में सेंट्रल डॉगमा ये यूनिडायरेक्शनली है, इसमें कोई बैक नहीं है. सिर्फ वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, उल्टे ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए से हम, वो वायरस क्या बनाता है? डीएनए बनाता है. ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, हमारा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए. तो वो कैसे हम पे इफेक्ट करता है, हम पे कैसे हावी करता है? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, ये उल्टा होकर सकता है. कौन? वायरस. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली एंजाइम्स RNA dependent DNA polymerase synthesizes DNA from RNA. Understood? Yes. Okay. Now before going to the topic straight away, I will just show you again this so that है ना आपको कुछ idea रहेगा कि what is going on. Just a second बेटा. Again give me a few minutes. You have 10 minutes to finish your research. You rush into searching on Google, then you find a title that sounds credible. You enter the page and start reading with all your attention. By the time you read through the entire thing, you realize prokaryotic. I hope you all can see this video, na? Yes. Okay. Yes. Wait, I will start. You first see the prokaryotic cell and then a eukaryotic cell. The thing which has been coming, this is a tRNA, हाँ, जो हमने कल पढ़ा था. और देखो उसके ऊपर जो है वो ब्लू कलर का जो बलून दिख रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है? अमाइनो एसिड है. और UAC क्या है? एंटी कोडॉन है. और ये नीचे वाला क्या है? mRNA, जिसके ऊपर कोडॉन्स है. ठीक है. एक बार आप देखो, जब हम पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार आपने देखा हुआ रहेगा, इसीलिए. In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formylmethionine tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex.
Proteins called initiation factors are also involved, but are not shown. The 70S ribosome has two sites to which transfer RNA-carrying amino acids can bind. One is called the peptidyl, or P site, and the other is called the acceptor, or A site. There is also a third site called the exit, or E site, where transfer RNAs are released. The initiating transfer RNA carrying formylmethionine binds to the P site. A transfer RNA that recognizes the next codon and carries the second amino acid then moves into the A site. The formylmethionine carried by the transfer RNA in the P site is then joined to the amino acid carried by the transfer RNA that just entered the A site by a peptide bond. The ribosome now advances a distance of one codon, and the transfer RNA that carried the formylmethionine is released at the E site. A transfer RNA carrying the next amino acid now moves into the A site, where the anticodon on the transfer RNA matches the codon on the messenger RNA. The ribosome shifts down by a distance of one codon. As the shift occurs, the two amino acids on the transfer RNA in the P site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. Elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A site. A stop codon does not specify an amino acid and does not have a corresponding transfer RNA. The ribosome dissociates into the 30S and 50S subunits, and the messenger RNA and protein are released. गार्नियर ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम, इसमें है 30 गुना विटामिन सी। हमारी त्वचा अलग, लेकिन डलनेस और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम सेम। अब I hope you have understood somewhat. So when we will be learning, it will be much more understood. Just a second. This for Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins.
When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Protein synthesis, translation. Inside the body, the process of translation occurs within every single cell. Each cell has a nucleus. After transcription, mRNAs move out of the nucleus and enter the cytoplasm. This mRNA strand acts as a template for protein. I hope all of you are noting down कि कहाँ पर हो रहा है. It is in the cytoplasm. Nucleus से बाहर आके किधर हो रहा है protein synthesis? Cytoplasm में. Synthesis. Present in the cytoplasm is an enzyme, amino acyl tRNA synthetase. The enzyme. Please note down the name of these enzymes. ये enzymes अभी आपको पढ़ने के लिए हैं. अमाइनो असाइल tRNA सिंथेसिस एंजाइम. ये प्लीज अच्छे से देखो इसको. ये सारे एंजाइम्स के साथ है. ठीक है, प्लीज ध्यान दो सारे एंजाइम्स पे भी. Macromolecule has 2 binding sites. One site recognizes the amino acid methionine. This is followed by the binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate, resulting in activation of amino acid. Finally, the tRNA and the activated amino acid bind together. This amino acylated tRNA is known as met-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of first stage of protein synthesis, the initiation stage. During the initiation stage, a small subunit of a ribosome binds to the mRNA strand. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon or the initiation codon. At this point, met-tRNA possessing the anticodon UAC pairs up with the AUG codon of the mRNA. Then a large subunit of ribosome combines with a small ribosomal subunit. The large subunit shows 3 sites: the acceptor site or the A site,
the peptidyl site or the P site, the exit site or the E site. This whole unit forms the initiation complex. This is followed by the elongation stage. During this stage, another tRNA carrying molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome complex and fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. As a result, met-tRNA becomes deacylated. The ribosome then advances a distance of 1 codon and the deacylated tRNA shifts to the E site from where it dissociates. Meanwhile, another tRNA carrying an amino acid molecule attaches to the A site. This is followed by the binding of the amino acid molecules. Repetition of this process leads to the formation of an amino acid chain. This event is called elongation. Finally, when the UAG codon or the stop codon reaches the A site, elongation is terminated. Termination is the last stage of protein synthesis. The chain of amino acid molecules is released from the ribosome. This released amino acid chain is the protein, and this part of protein synthesis is known as translation. Then the tRNA detaches from the mRNA. Ribosome detaches and dissociates into its small and large subunits. Summary. Protein synthesis shows that the first stage involves the binding of met-tRNA to mRNA and the small subunit of the ribosome. The larger subunit of ribosome then combines with the small subunit. Second stage is the elongation stage. In this stage, the incoming amino acyl tRNA fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. The process is repeated until a chain of amino acid molecules is formed. The last stage of protein synthesis is the termination stage. When the ribosome reaches the stop codon UAG, elongation stops and the newly formed amino acid chain, which is the protein macromolecule, detaches from the ribosome. Subsequently, ribosomal subunits along with the tRNA dissociate from the mRNA. Race is a social concept. In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of DNA contains genes. A gene is a continuous string. So I hope all of you have understood this much. Yes or no? Yes. Okay. So now, having all these things into consideration, let us now come back to our topic. So the first step, अब आपको फटाफट समझ में आ जाएगा. So the first step is what? It is called as a transcription. ठीक है? So during transcription, what will happen? Information of only one strand of DNA is copied into the RNA. Just now you have seen how the copying is taking place. With the help of what? Again, ये सारे enzymes के नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है. कॉपिंग किसके वजह से होता है? आरएनए पॉलीमरेज की वजह से होता है. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से डीएनए के ऊपर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होता है ऑन एमआरएनए. नाउ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस कहां पर? न्यूक्लियस में. Whereas
ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। क्यों ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है? बिकॉज अभी आपने देखा कि ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम्स की जरूरत है, एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन द सेल ऑर्गेनेल दैट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, then DNA transfers information to mRNA which moves to the ribosome. Transcription occurs in the nucleus during when? Which phase of the cell cycle? We have already learned the cell cycle. There are different phases, G1, G2, S phase. तो ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? In the nucleus during the G1 and the G2 phase. डीएनए के पास क्या होता है? एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर साइट होता है, मतलब कहाँ से कहाँ कॉपी करना है इसके लिए प्रमोटर और टर्मिनेटर रहता है। अभी तो आपने देखा है कि डीएनए तो काफी लंबा होता है ना, काफी लंबा है। अब पूरा का पूरा चीज थोड़ी ना कॉपी होगा, जो प्रोटीन बनाना है उतना ही सीक्वेंस कॉपी होगा। तो लेट अस से कि 20 अमाइनो एसिड के लिए जो कोडॉन्स लगेंगे उतने कॉपी करने हैं। अगर नहीं, अभी देखो आपको मैं कैसे समझाऊंगी, जैसे तीन के सेट में एक कोडॉन होता है, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है ना। तो समझो फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोटीन बनाना है जिसमें 4 अमाइनो एसिड की जरूरत है, तो 4 अमाइनो एसिड की जरूरत है, मतलब कितने कोडॉन लगेंगे? कितने कोडॉन लगेंगे? 4 कोडॉन। पर 4 कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस, मतलब कितने नाइट्रोजन बेसेस हो गए? 12। समझ में आया? तो मतलब सिर्फ 12 का ही जो सेट है वो डीएनए से कॉपी होगा, है ना। 12 का ही सेट डीएनए से कॉपी होगा। तो अब डीएनए तो काफी लंबा है, वी नो दैट डीएनए का लेंथ कितना है? फ्रॉम हियर टू मून एंड मून से वापस बैक आ जाए, इतना बड़ा डीएनए हम सबके अंदर है। अब इसमें से सिर्फ 12 ही नाइट्रोजन बेसिस कॉपी करना है, तो ऑब्वियसली एक प्रमोटर होगा जहां से स्टार्ट होगा कॉपी करना, और 12th वाले तक आते आते वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए के पास प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट होता है जिसपे कि ट्रांसक्रिप्शन कितना करना है। कभी कभी 12 नाइट्रोजन बेस का होगा, कभी कभी 14 का होगा, कभी 20 का होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ प्रोटीन हैज टू बी मेड। So transcription start at promoter and stop at terminator. The process of transcription in both prokaryote as well as eukaryotes के अंदर 3 stages होंगे। पहले initiation होना, फिर वो लंबा होना, elongate होना, और फिर terminate होना। So let us understand the process. So transcription, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हाँ मैंने अगर आपको बताया कि 4 कोडॉन्स कॉपी हो रहे हैं, मतलब कि 12 नाइट्रोजन बेसिस कॉपी हो रहे हैं, मतलब 12 ए टी सी जी वो सब कॉपी हो रहा है। तो वहां जहां से शुरुआत होगा वो होगा प्रमोटर, फिर वो उतना कॉपी किया जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, और उसके बाद टर्मिनेटर, मतलब 12वें नाइट्रोजन बेस पे आते ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझा ना? क्योंकि मुझे 4 अमाइनो एसिड का ही प्रोटीन बनाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Okay. So each transcribed segment of DNA is called as a transcription unit. It has 3 sites. Promoter, जितना कॉपी करना है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे, और फिर टर्मिनेटर। अब ये तो समझना बहुत आसान है बेटा कि एक प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन जितना चाहिए उतना कॉपी हो गया। यहाँ पे इस लेसन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के लिए बेटा आपको फ्लो चार्ट बना के ही पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, ये लेसन में कंसेप्ट समझना तो बहुत आसान है, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, आपने समझ गए कि बाबा यहाँ से ये कॉपी हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन, उसको डिकोड कर दिया तो ट्रांसलेशन। पर ये इस लेसन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? लर्निंग द एंजाइम्स। ठीक है, सो यू हैव टू मेक अ फ्लो टेबल। यू मेक फॉर फ्लो टेबल कि कौन से वक्त में what is the sequence and which are the enzymes, ऐसा एक टेबल बनाओगे आज आप कि which are the sequence, write down the heading as sequence and उसके बाजू में लिखो enzymes। तो you should know कि ये sequence में ये enzyme लगता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज लगा, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए पॉलीमरेज लगा। तो समझ में आया कौन सा सीक्वेंस कौन सा एंजाइम। ओके, नाउ प्रमोटर। So DNA sequence that provides binding site for enzyme RNA polymerase. RNA polymerase binds to specific promoter.
कहां पर, कौन से डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द 5' इसलिए हम उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। इन प्रोकैरियोट्स द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर बाय इट्स सिग्मा फैक्टर, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए, तो प्रोकैरियोट्स में कैसे आइडेंटिफाई करता है प्रमोटर रीजन। अभी देखो, मैंने अगर आपको बोला कि मेरे को 12 नाइट्रोजन बेसेस, मतलब मुझे 4 कोडॉन्स चाहिए, अब ये 4 कोडॉन्स ढूंढना भी तो है ना, समझ में आया, क्योंकि हमारा डीएनए इतना लंबा है, अब उसमें से मुझे ढूंढना है ना कि प्रमोटर, ऐसे थोड़ी ना कि जहां से शुरुआत हो गया वही प्रमोटर है, नो, कौन सा प्रोटीन बनाना है उसके लिए कहां पर प्रमोटर है, कौन सा पार्ट प्रमोटर है, कौन से 4 कोडॉन्स लेने हैं मुझे, ऐसा नहीं है ना कि मैं कहीं से भी शुरुआत कर दूंगी तो वही प्रोटीन बनेगा, नो, मुझे कौन सा प्रोटीन बनाना है उसके लिए मुझे प्रमोटर ढूंढना होगा कि उतने बड़े लंबे डीएनए पे प्रमोटर कहां पर है, कौन से 4 कोडॉन्स चाहिए। समझ में आ रहा है डिफरेंस में क्या बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर हमेशा शुरुआत से ही होगा, नहीं, प्रमोटर बीच में से भी हो सकता है, प्रमोटर लास्ट में भी हो सकता है, प्रमोटर कहीं पे भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ प्रोटीन हैज टू बी मेड। समझा। जैसे लेटर से डीएनए कितना बड़ा है, 1 to 10 इतना लेंथ है, लेटर से डीएनए का लेंथ कितना है, 1 to 10, 1 to 4 एक्स प्रोटीन बनाता है, हाँ, 5 to 7 वाई प्रोटीन बनाता है, देन 8 to 10 कोई और जेड प्रोटीन बनाता है। पर अगर समझो मुझे वाई प्रोटीन बनाना है तो मुझे कौन सा सीक्वेंस कॉपी करना पड़ेगा, 5 to 7 वाला ही कॉपी करना पड़ेगा। तो जहां पे वो 5 स्टार्ट होगा दैट विल बी नाउ प्रमोटर, इट विल नॉट बी 1 एज अ प्रमोटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक, तो प्रमोटर को फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा एंजाइम मदद करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मदद करेगा प्रमोटर फाइंड आउट करने के लिए। एक बार प्रमोटर मिल गया तो स्ट्रक्चरल जीन तो सिर्फ कॉपी करना है एमआरएनए पे और टर्मिनेटर तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पर प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोटीन कब चाहिए और कौन सा प्रोटीन की जरूरत है और वो उसका साइट कहाँ पर है, तो वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि वो सर्कुलर होता है इसलिए सिग्मा फैक्टर से ये ढूंढा जाता है। अब स्ट्रक्चरल जीन, जो जीन हमें चाहिए, जो कॉपी करना है हमें एमआरएनए पे, ये जीन से ही प्रोटीन बनने वाला है ना, तो ये स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी से प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है। So structural gene are the segment of DNA which carries the codes for the synthesis of protein. ये वही सेगमेंट ऑफ जीन है या डीएनए है जिससे कि प्रोटीन बनने वाला है, कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। The DNA strand which is used for synthesis of RNA is called as a template strand and its orientation is in the 3' and 5' direction. And therefore it is called as the antisense strand. While the other strand not involved in RNA synthesis is called as a coding strand and it is oriented in the 5' to 3' direction and it is called as a sense strand, है ना। देखो क्या बताया हमने, मैंने अभी आपको बताया मेरा डीएनए लेटर से 1 to 10 है पर मुझे वाई वाला ही पार्ट चाहिए जिससे कि वो प्रोटीन मुझे बनाना है, ठीक है। वाई वाले ही पार्ट से मुझे प्रोटीन बनाना है, तो जो वाई वाला पार्ट है दैट विल बी द सेंस स्ट्रैंड। जो एक्स एंड जेड है जो अभी मेरे काम का नहीं है पर बाद में शायद हो सकता है मेरे काम का, पर अभी के लिए कौन है मेरा इंपॉर्टेंट वन, जो सेंस स्ट्रैंड है। अभी के लिए एक्स एंड जेड इज द एंटी सेंस स्ट्रैंड। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. So you can see with this diagram also. प्रमोटर हो गया, प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन और फिर बाद में टर्मिनेटर। टर्मिनेटर तो समझना बहुत आसान है, जैसे कि मुझे 4 कोडॉन ही चाहिए तो बस 4 आते ही वो अपने आप बंद हो जाएगा। इट इज अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस व्हिच टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड इट इज प्रेजेंट इन द 3' दैट इज डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट है।
ओके, सो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर। अब देखो इस डायग्राम से देखो, अभी तो ये सिंपल वाला आपको ऐसा फ्लो लाइन डायग्राम बताया था, अब देखो ये डीएनए है, तो क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड हुआ, इट ब्रिंग्स अबाउट द इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चरल जीन बनेगा और फिर टर्मिनेट होगा। क्या प्रोसेस पढ़ा हमने, प्रमोटर जाके जुड़ेगा, क्या कॉपी करेगा, स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करेगा और फिर टर्मिनेट होगा। तो देखो यही चीज अब देखो यहाँ पे कैसे है, इनिशिएशन हुआ, प्रमोटर किससे इनिशिएशन होगा, प्रमोटर से, प्रमोटर ने पहचाना कि कौन सा जीन को कॉपी करना है, प्रमोटर जैसे यहाँ पे जुड़ेगा इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, ये येलो कलर का क्या बन रहा है, स्ट्रक्चरल जीन कॉपी किया जा रहा है डीएनए टू ऑन एमआरएनए, समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चरल जीन इज बीन कॉपीड फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए और फिर बाद में यहाँ पे आते हुए टर्मिनेट हो गया। तो ये जो आरएनए बना है, ये येलो कलर का जो आरएनए बना है फ्रॉम डीएनए इज द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है सबको, Yes. ठीक है। So again with the same thing, with the same diagram, another diagram, sorry, the two strands of DNA separates from each other and according, obviously separate होगा तभी तो mRNA पे कॉपी होगा ना, that is understood। देखो यहाँ पे भी सेपरेट हो रहा है तभी तो RNA बन रहा है ना, तो एक दूसरे से सेपरेट होगा DNA का स्ट्रैंड according to the base sequence present on the template strand, complementary RNA nucleotide will be formed। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है, जैसे सी का जी बन गया, जी का सी बन गया, ए का यू बन गया, नॉट टी। अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन होता, अगर डॉटर डीएनए बनता तो ए का टी होता, पर क्योंकि आरएनए बन रहा है तो ए का यू हो गया, बिकॉज थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ठीक है। अब टी का वापस ए है, फिर सी का जी है एंड ए का यू है, समझ में आ गया। तो ये आरएनए बन रहा है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डॉटर डीएनए जब बन रहा था तो ऐसे ही प्रोसेस हो रहा था, पर वहां पे फर्क क्या था, वहां पे ए से टी जुड़ रहा था, पर यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है आरएनए न्यूक्लियोटाइड, बट यहाँ पे सिर्फ यूरासिल का फर्क है। तो यूरासिल देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है, न कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। समझ में आ गया। मैंने आपको ये पूरा कुछ भी नहीं दिखाया, मैंने आपको सिर्फ एक डायग्राम दिखा दिया, तो आप या मैं कोई भी कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या प्रोटीन बन रहा है, पर आप जैसे यूरासिल देखोगे तो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है। Understood, okay, so and join one another to form the mRNA. A small part of RNA remain attached to the enzyme. Next process, let us say, now you can see again with the same diagram, as the enzyme reaches to the terminator region, both the enzyme and the RNA falls off। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आरएनए है रेड कलर का, और ये जो एक कुछ तो ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर आरएनए पॉलीमरेज, ये भी गिर मतलब बाहर आ गया। टर्मिनेटर पार्ट पे आरएनए भी और एंजाइम भी दोनों भी फॉल्स ऑफ। एज द एमआरएनए ग्रोज, द ट्रांसक्राइब्ड रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बिकम स्पाइरली कॉइल्ड एंड अगेन फॉर्म अ टेरेबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जैसे ही काम खत्म हो गया, आरएनए बाहर आ गया, एंजाइम बाहर आ गया, वापस डीएनए अपना कॉइलिंग कर लेगा, वापस डीएनए डबल हेलिक्स बन जाएगा। ठीक है। लेट अस टॉक इन बैक्टीरिया व्हाट हैपेंड। So in bacteria, mRNA does not require any processing। ठीक है। अब देखो ये जो mRNA इसके ऊपर कॉपी हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, mRNA कॉपी हो गया। ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ना, अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ रहा है प्लीज यू इंटरप्ट मी एंड आस्क मी अगेन एंड अगेन, ठीक है। अच्छा, ये जो आरएनए बन गया, ये जो नया आरएनए बन गया है, शायद इसमें ऐसा हो सकता है बेटा कि कुछ
अनवांटेड चीजें भी कॉपी हो गई, है ना। ऑब्वियसली ये प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ ऐसा अनवांटेड चीजें भी कॉपी हो सकती है कि नहीं हो सकती है बेटा? Yes. यस। तो हमारे केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में, आरएनए का स्प्लाइसिंग होता है, मतलब आरएनए के अंदर जो भी अनवांटेड चीजें हैं ना उसको निकाल दी जाती है। तो ये तो हमारे केस में हो रहा है, पर बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट एक बार रीड करो बेटा इसको, जस्ट रीड इट, एक बार रीड करो इसको, पूरे प्रोसेस को। पढ़ा बेटा? So in bacteria, mRNA does not require any processing because उसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स मतलब अनवांटेड चीजें। प्रोकैरियोट्स possess only one type of RNA polymerase, but यूकैरियोट्स में ऐसा क्यों होता है? ये इसका रीजन आपको अभी बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है, इसलिए उसमें कोई इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है बेटा। यूकैरियोट्स के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि इंट्रॉन्स आते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes. कौन से 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, देन पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। आप इसको नोट डाउन करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? ट्रांसक्राइब्स द आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? ट्रांसक्राइब्स द एमआरएनए एंड एचएनआरएनए। व्हाट इज एचएनआरएनए? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और 3 क्या करता है? टीआरएनए बनाता है एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। तो इन सब चीजों के वजह से क्या होता है? इंट्रॉन्स फॉर्म होता है, ठीक है। इन सब चीजों की वजह से इंट्रॉन्स फॉर्म होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इंट्रॉन्स का क्या होगा। ये अभी अपने मन में बस इतना अभी याद रखो कि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स का मतलब अननेसेसरी चीजें भी, ठीक है। जब कॉपी किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बोलूं कि जैसे कोई एक बच्चा है वो किसी का कॉपी कर रहा है, तो कॉपी करते करते कुछ ऐसे भी चीजें कॉपी कर लिया जो नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसे ही एमआरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, क्योंकि वो 3 अलग अलग एंजाइम की मदद से कॉपी कर रहा है, तो उसमें मिस्टेक्स है। यहाँ पे हम इसको मिस्टेक्स नहीं बोल सकते, वी कैन से अनवांटेड चीजें भी हैं। पर प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही एंजाइम कॉपी करने का काम कर रहा है, तो वहां पे कोई इंट्रॉन्स नहीं है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स वी विल बी लर्निंग द दिस थिंग कि इंट्रॉन्स को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। Now, DNA sequence coding for mRNA, tRNA और rRNA is defined as a gene. अब देखो ये सारे टर्म्स को अब याद रखो। सिस्ट्रॉन, प्लीज ये सारे टर्म्स को याद रखो। सिस्ट्रॉन is a segment of DNA coding for a polypeptide.
जिसको हमने स्ट्रक्चरल जीन बोला था उसी को हम सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एमआरएनए पे कॉपी किया जाता है, जिससे प्रोटीन बनने वाला है, उसी को हम सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल जीन इज सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन। अगर एक ही जीन कॉपी किया जा रहा है, ऐसा अब जरूरी नहीं है बेटा कि एक बार में एक ही प्रोटीन बनता है, एक बार में 2-3 प्रोटीन्स भी बनते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अगर सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर एक ही सिंगल जीन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जा रहा है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। समझा मैं क्या बोल रही हूँ? समझा Yes. कि नहीं बेटा? एक ही स्ट्रक्चरल जीन है तो मोनोसिस्ट्रॉन। बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे बॉडी ने डिसाइड किया है कि आज 10 प्रोटीन बनाना है और 10 प्रोटीन एक साथ बन रहे हैं, तो मतलब 10 सिस्ट्रॉन बने, 10 स्ट्रक्चरल जीन कॉपी हुए, मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। अगर अभी मेरे इस समय पे फॉर एग्जांपल अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ और समझो अभी मेरे बॉडी को एक ही प्रोटीन की जरूरत है, एक ही एंजाइम की जरूरत है, तो मेरा बॉडी क्या करेगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक करेगा, एक ही स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। ये तो हमारे बॉडी में अभी भी हो ही रहा है ना। अभी भी अपने बॉडी में अगर आपने नाश्ता किया है, नहीं किया है, वॉटेवर, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स बन ही रहा है, एंजाइम्स बन ही रहा है, तो हमारे बॉडी में तो ये हो ही रहा है, चल ही रहा है साथ साथ में। Structural gene in eukaryotes have interrupted non-coding sequence. क्या है? जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स। अब ये इंट्रॉन्स मतलब मैंने क्या बताया? अनवांटेड चीजें, अनवांटेड सीक्वेंस। ठीक है, और जो कोडिंग जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक्सॉन है। एक्सॉन मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है जो हमें हमारे काम का है, और इंट्रॉन्स मतलब ये एक्सॉन को कॉपी करते वक्त कुछ अननेसेसरी चीजें भी आ गई, दैट इज इंट्रॉन्स। अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे कि ये इस एक्सॉन में से, जो एक्सॉन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें से जो अननेसेसरी इंट्रॉन्स है उसको निकाल देंगे। समझा? तो अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा? डीएनए से एमआरएनए कॉपी हो गया। अब ये जो एमआरएनए कॉपी हुआ हमारे केस में वो 3 एंजाइम के मदद से हुआ, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। इसके वजह से क्या हो गया कि कुछ अनवांटेड चीजें भी कॉपी हो गई हैं, जिसको हमने नाम दिया इंट्रॉन्स। अब हम क्या करेंगे? ये जो पूरा स्ट्रक्चरल जीन है जो कॉपी हुआ है, उसमें से हमें इंट्रॉन्स को निकालना है। हमारे काम का कौन है? एक्सॉन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? Yes. Yes. हमारे काम का कौन है? एक्सॉन है। हमारा काम का कौन नहीं है? इंट्रॉन्स है। अब हमें इंट्रॉन की साफ सफाई करनी है। ठीक है, तो हम साफ सफाई कैसे करेंगे? ये एमआरएनए में से जहां जहां इंट्रॉन्स हैं उसको कट कट करके निकाल देंगे और सारे एक्सॉन्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा ऐसा थ्रेड दिया होता, एक ऐसा बड़ा सा बैंड दिया होता और मैंने बोला होता कि इसमें से अननेसेसरी चीजों को कट करके निकाल दो, तो आपके लिए बड़ा इजी होता कि आपने इसको कट कर दिया, जोड़ दिया, कट कर दिया, जोड़ दिया। बट ये सब तो बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कटिंग जॉइनिंग कौन करेगा? एंजाइम्स। इसलिए मैंने बोला बेटा कि इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है एंजाइम्स का। तो आपको बोर्ड एग्जाम में एंजाइम्स के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है इन यूकैरियोटिक। एक बार रीड करो बेटा, somebody came, just give me 1 minute.
Okay. So sorry बेटा, have you read this part? So in eukaryotes में क्या होगा? In eukaryotes क्या होगा? Forms of DNA transcribed from DNA is called as a primary transcript. ठीक है? अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक येलो पार्ट है और एक ऐसा थोड़ा डार्क पार्ट है, येलो पार्ट है, डार्क पार्ट है. तो हमें क्या करना है? इस डार्क पार्ट को निकालना है, ये सारे इंट्रॉन्स को निकालना है. ठीक है? तो such transcription undergo changes called processing और maturation, जिससे कि ये आरएनए जो नया बना है वो फंक्शनल हो जाए. सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इफ नॉन फंक्शनल एंड कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स. प्राइमरी में सब में होता है. अब हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, इसमें मैच्योरेशन करेंगे. हमें क्या निकालना है? हमें इस इंट्रॉन्स को निकालना है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? स्प्लाइसिंग कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? स्प्लाइसिंग. ठीक है? So exons are joined in a definite sequence by DNA ligase enzyme. ठीक है? Heterogeneous nuclear RNA undergo a process of now capping and tailing. Capping में क्या किया जाएगा? मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाएगा. कौन से एंड पे? 5' एंड पे. और टेलिंग में क्या किया जाएगा? पॉलीएडेनाइलेशन किया जाएगा एट 3' एंड. देखो, आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी, हाँ, इंट्रॉन्स निकल गए. अब क्या किया जा रहा है? 5' एंड पे कैपिंग और 3' एंड पे टेलिंग. ठीक है? पॉली ए टेल यहाँ पे लगा और कैपिंग हुआ. अंडरस्टूड? अब इसे हम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए नहीं बोलेंगे, अब इसे ये फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए हो जाएगा. तो अब हम इसे ट्रू एमआरएनए कहेंगे. अंडरस्टूड? Yes. Yes. ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट. अच्छा, अब हमारा एमआरएनए रेडी हो गया. हाँ, अब एमआरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एमआरएनए के ऊपर हमने कल हमने देखा था, मैंने आपको कल ही दिखाया था. एमआरएनए के ऊपर क्या होता है? रुको, मैं वापस उसी स्लाइड पे जा रही, फर्स्ट वाले स्लाइड. ये देखो, ये समझो एमआरएनए है, ये समझो प्रोसेस्ड एमआरएनए. इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? कोडॉन्स प्रेजेंट है इन द सेट ऑफ व्हाट? 3. और हर एक कोडॉन कोई ना कोई अमाइनो एसिड को कोड करता है. तो अब हम इस जेनेटिक कोड के बारे में समझते हैं. अभी तो मैंने आपको बता दिया कि एमआरएनए बन गया. ठीक है? अब एमआरएनए के ऊपर मेन चीज क्या है? कोडॉन्स है. कोडॉन्स का मतलब क्या है? कि जो 3 के सेट में प्रेजेंट है. ठीक, ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट है, 3 के सेट में प्रेजेंट है. और उसका और इम्पोर्टेंस क्या है? कि उसके अंदर वो अमाइनो एसिड को कोड करता है. जो कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता उसे हम नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं. और जिससे हमेशा स्टार्ट होता है प्रोसेस, उसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं. स्टार्ट कोडॉन, जो कि हमेशा हर किसी के अंदर वो AUGE है. AUG जो कि कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है? मिथियोनिन. हर किसी में AUG ही कोडॉन है जो कि मिथियोनिन बनाता है. ठीक है? तो अब हम जेनेटिक कोड समझने वाले हैं. जेनेटिक कोड. सो डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल. ठीक है? जो कि प्रोटीन बनाता है. इंफॉर्मेशन जो डीएनए पे है प्रोटीन बनाने का, वो डीएनए के ऊपर ही है. अब देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये जो 20 अमाइनो एसिड है, उसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं. समझ में आया? 20 अमाइनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है? सो डीएनए मॉलिक्यूल हैज 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, to identify this 20 types of amino acids. 4 नाइट्रोजन बेस और 20 अमाइनो एसिड. ठीक है? So how it is possible that 20 types of amino acids are coded by 4 types of nitrogen bases? So obviously for that you can see this thing. So according to the Crick, this information is stored in the form of coded language, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राम. जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड्स को हम क्या बोलेंगे? कोडॉन कहेंगे. और हर एक कोडॉन क्या करता है? एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है. ठीक है? इफ ईच कोडॉन हैज ओनली 1 नाइट्रोजन बेस,
ये कैसे फाइंड आउट किया गया है ना, इसका प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है। अगर हर एक कोडॉन एक ही नाइट्रोजन बेस को, इफ ईच कोडॉन हैज वन नाइट्रोजन बेस, देन देयर विल बी 4:1, मतलब 4 कोडॉन्स आर पॉसिबल, नॉट इनफ टू कोड 20 अमाइनो एसिड। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करके देखा 4:2, तो 16 कोडॉन्स ही होता है। पर 4:3 में क्या हो रहा है, 64 कोडॉन्स हो रहे हैं, विच कैन कोड टू 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, मोर देन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। ठीक है, तो मतलब कितने कोडॉन्स होते हैं, 64 कोडॉन, 64 पॉसिबल कोडॉन्स टू कोड फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। अंडरस्टूड में क्या बोल रही बेटा, आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो इस टेबल से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखो साइंटिस्ट लोगों ने कितना मेहनत करके इसको समझा है, बनाया है ना, कि और इसको कितना टाइम लगा होगा बेटा सर्च करने में। अब जस्ट इमेजिन करो, साइंटिस्ट लोगों ने हर एक कोडॉन्स को चेक किया कि ये कौन सा अमाइनो एसिड को कोड करता है। सो इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, है ना। उन्होंने और अपने को एक लिस्ट बना के दिया है कि यस, ये वाले अगर कोडॉन्स होंगे तो इससे यही अमाइनो एसिड बनते हैं, ये सब में कॉमन है, एवरीवन इज हैविंग दिस इज कॉमन। अगर मेरे सीक्वेंस में, मेरे कोडॉन में यू यू एंड यू है, तो उससे फिनाइल एनालिन ही अमाइनो एसिड बनेगा। अगर यू 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 है या फिर यू यू सी है, तो भी दोनों भी एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। कभी कभी 1 2 3 4 आप देख सकते हो, CCU, CCC, CCA, CCG, ये सब मिलके एक अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर CCU है और उसके जगह अगर CCC हो गया तो भी सेम अमाइनो एसिड बनेगा, समझा। तो अगर आप इसको टेबल को कैलकुलेट करोगे तो बेटा देयर आर 64 कोडॉन्स which are coding for how many amino acid, count the amino acid 1 2 3 4, ये सब क्या जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो 3 लेटर्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, they are the different types of amino acids। समझा मेरी बात? Yes. ये देखो मेट मतलब मिथियोनिन, अभी हम पढ़ रहे थे ना, AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन, जो किसको कोड करता है, मेट मतलब मिथियोनिन। वैलिन के लिए देखो 1 2 3 4 कोडॉन्स है जो सेम वैलिन को कोड करते हैं। देखो 4 कोडॉन्स है जो एलेनिन को कोड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द टेबल हैज बीन देयर। So, what is the characteristic of a genetic code can be asked in the board exam. Important question for the board exam. Characteristic of a genetic code. कोई भी जेनेटिक कोड जो भी आप देख रहे हो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहला कि वो ट्रिपलेट्स में रहता है, AUG, CCC, CUG, कोई भी 3 फॉर्म में रहता है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रहता है, 3 कॉन्सिक्यूटिव बेसिस में रहता है, जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। In every living organism, genetic code is in the triplet code only. तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया जेनेटिक कोड का, कि उसके अंदर एक पोलैरिटी होती है, उसमें एक डायरेक्शन होता है। उसको कैसे रीड किया जाता है? अब जैसे मैंने अभी इसको देखो, AUG तो मिथियोनिन है। अगर मैंने इसको उल्टा रीड किया, GUA, अगर मैंने इसको ऐसे रीड किया तो ये इसका अमाइनो एसिड बदल जाएगा बेटा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? इसमें से ढूंढो, देखो GUA है क्या, कहीं और किसी और को कोड करता है क्या? देखो GAU है जो एस्पिरिन को कोड करता है, मतलब इसको कोड करता है, पर AUG अनदर इसको कोड कर रहा है। समझ में आया? तो इसके अंदर पोलैरिटी है बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने AUG बोल दिया मिथियोनिन तो GUA भी मिथियोनिन होगा, नो। It has a polarity. It is always read in 5' to 3' direction and not in 3' to 5'। अगर इसे उल्टा रीड कर लिया तो उसका अमाइनो एसिड ही बदल जाएगा। Otherwise the message will change। अगर मुझे मिथियोनिन बनाना है AUG से और उसका रीडिंग अगर उल्टे डायरेक्शन से हो गया, GUA वो रीड कर लिया उसने, तो मिथियोनिन नहीं बन के कुछ और बन जाएगा। समझ में आया? Yes. ओके,
कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता है, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे शॉर्टकट्स नहीं है बेटा। शॉर्टकट्स बोलने का मतलब क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल CAT और फिर वापस TGA है, तो आप और मैं रहेंगे तो क्या सोचेंगे, वापस T क्यों करे, जान दो, CAT एंड वापस वही TGA हो जाए। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब T तो कॉमन है ना, लेटर से इन सब में, यहां से लेके सेकंड वाला देखो जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, तो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल CAT और वापस नेक्स्ट सीक्वेंस में वापस T से शुरू हो रहा है, TGA, तो आप और मैं रहेंगे तो कभी कभी शॉर्टकट कर सकते हैं ना कि जान दो, वापस T क्यों करने का है, जान दो CAT इससे एक बन जाएगा, फिर वापस तो T आने वाला है तो TGA बन जाएगा वापस। पर ऐसा कभी नहीं होता है, ओवरलैपिंग कभी नहीं होता है। अगर CAT है तो वापस अगर T आने वाला है तो वापस TGA होगा। समझा मेरी बात? यस, देयर इज नेवर एवर ओवरलैपिंग, शॉर्टकट्स नहीं है। The code is non-overlapping. Each single base is a part of only one codon. Adjacent codon do not overlap. अगर ओवरलैपिंग हो गया तो फिर से अमाइनो एसिड बदल जाएगा, ठीक है? If non-overlapping, then 6 consecutive bases, only 2 amino acid molecules will be in the chain. अगर ओवरलैपिंग होता तो, ठीक है? तो पर ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज विदाउट कॉमा, मतलब गैप नहीं होता उसमें, स्पेस नहीं होता। नो पंचुएशन, मतलब आप उसको रीड कैसे करोगे, AUG, CAT या GAT या AUU, देयर इज नो कॉमा, नो दिस थिंग, नो पंचुएशन, नथिंग। देन जेनेटिक कोड हैज डीजेनेरेसी, मतलब क्या, एक कोडॉन से एक ही अमाइनो एसिड कोड होता है। यूजुअली सिंगल अमाइनो एसिड इज एनकोडेड बाय अ सिंगल कोडॉन, पर अभी हमने क्या देखा था कि एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे 4 कोडॉन्स भी हो सकते हैं। समझा? एक अमाइनो एसिड के लिए हमेशा एक कोडॉन होता है, पर यहाँ तो देखो बेटा, आपने क्या देखा इस टेबल में कि वैलेनिन के लिए 4 कोडॉन्स है, एलेनिन के लिए भी 4 कोडॉन्स है ना? तो देखो, however, some amino acids are coded by more than one codon. जैसे यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया गया, जैसे सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है जिसमें 2 कोडॉन्स लगते हैं। ये देखो, आइसोल्यूसिन अनदर अमाइनो एसिड जिसमें 3 कोडॉन्स कोड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज डीजेनेरेसी ऑफ द कोडॉन। अंडरस्टूड? ठीक है? Yes. इट इज यूनिवर्सल। अगर मेरे बॉडी में AUG से स्टार्ट कोडॉन है तो आपके भी बॉडी में वही है। अगर मेरे बॉडी में AUU से आइसोल्यूसिन बन रहा है तो आपके भी बॉडी में, अगर मेरे बॉडी में AUC से आइसोल्यूसिन है तो आपके भी बॉडी में। तो मतलब इट इज यूनिवर्सल, सेम कोडॉन से सेम अमाइनो एसिड हर किसी ऑर्गेनिज्म में बनता है, फिर वो बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बीइंग हो। सो इट इज यूनिवर्सल, इट शोज कॉमन इवोल्यूशन, ठीक है? It is non-ambiguous. Specific amino acid is coded by a particular codon. Alternatively, 2 different amino acid will never be encoded by the same codon. 2 अलग-अलग amino acid will not be coded by the same codon. Understood? Yes. ठीक है? So these are the, what to say, next, हर कोडॉन में एक इनिशिएशन होता है, एक टर्मिनेशन होता है। जैसे इनिशिएशन के लिए तो हम कब से बोलते आ रहे हैं, AUG is the initiation which is coding for methionine। और स्टॉप कोडॉन्स के भी बहुत सारे ये हैं, UAA, UAG, UGA, ये सब कौन है, स्टॉप कोडॉन है या टर्मिनेटिंग कोडॉन है। दे डू, क्यों उसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन बोलते हैं? बिकॉज क्योंकि वो कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, इसीलिए।
देन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन रूल होता है। अभी आपने वीडियो देखा कि कोडॉन कहाँ है, mRNA पे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन कहाँ होता है, tRNA पे होता है, tRNA पे होता है ना। तो AUG इज अ कोडॉन जो 5' to 3' है, पर उसका एंटीकोडॉन कहाँ पर होगा, tRNA पे, जो उल्टा हम कैसे रीड करेंगे, A का U, U का A और G का C। तो UAC क्या हो गया, एंटीकोडॉन कहाँ पर है, tRNA पे, जो कि अमाइनो एसिड लेकर आता है। समझा? Yes. Yes. तो याद रहेगा बच्चा, ऑल ऑफ यू जस्ट सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जेनेटिक कोड। बोर्ड एग्जाम में कैन बी आस्क्ड आइदर फॉर अ 2 mark और a 3 mark क्वेश्चन। इफ इट इज 2 mark you have to write down 4 characteristic. If it is for 3 mark you have to write down 6 characteristic. So कौन कौन से characteristics हो गए, हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं, हमेशा उसको रीड करने की एक पोलैरिटी है, एक डायरेक्शन में। अगर हमने उसको उल्टे डायरेक्शन में रीड किया तो उसका अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाएगा। तो अभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता है, बिना पंचुएशन का होता है, हमेशा एक अमाइनो एसिड, एक सिंगल कोडॉन से एक अमाइनो एसिड होता है, पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कोई कोई केसेस में 2-3 कोडॉन्स हो सकते हैं एक अमाइनो एसिड के लिए। इट इज यूनिवर्सल, सेम फॉर ऑल ऑफ अस, फिर वो बैक्टीरिया हो, फिर वो कोई भी नॉन कॉर्डेट हो या कॉर्डेट हो, यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, सबके अंदर सेम कोडॉन्स coding for same amino acid. It is non-ambiguous. 2 different amino acid will never be encoded by the same codon. Understood? Then एक उसके अंदर एक स्टार्ट कोडॉन होगा ही और एक स्टॉप कोडॉन होगा ही। कोडॉन का एंटी कोडॉन कहाँ होता है, कोडॉन होता है mRNA पे और उसका एंटी कोडॉन होता है tRNA पे। कोडॉन हमेशा रीड हम कैसे करते हैं, 5' to 3', और उसी तरह से एंटी कोडॉन, एंटी का मतलब ही अपोजिट है, तो वो उल्टे डायरेक्शन में रीड किया जाएगा, 3' to 5'। समझ में आ गया बेटा? सो यू विल यू बी राइटिंग दिस मच। आज हमने जो जो भी पढ़ा आप उसको रीड करके लिखोगे क्या बुक में? प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट पार्ट। आज आप लोग क्या लिखोगे बेटा, इसका सेंट्रल डॉगमा लिखोगे, ये वाला पार्ट फॉर ऑल यूकैरियोट्स। सिर्फ वायरस के अंदर ये वाला पार्ट होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन, देन हमने क्या पढ़ा, आरएनए के अंदर बहुत सारे इंट्रॉन्स होते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, इंट्रॉन्स को कट करके निकाल दिया जाता है, फिर उसमें कैपिंग किया जाता है, टेलिंग किया जाता है, और फिर हमने जो एमआरएनए देखा उसमें कोडॉन्स होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा कोडॉन्स के बारे में जाना, जेनेटिक कोडॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। फिर हम वापस हमारे बैक टू इस पे आ जाएंगे कि म्यूटेशंस कैसे होते जेनेटिक कोड में। अगर इस जेनेटिक कोड में म्यूटेशन होगा तो ऑब्वियसली ड्रास्टिक चेंज वी कैन सी इन द पर्सनालिटीज। अंडरस्टूड? ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में लेट अस सी द म्यूटेशन। अगर इस जेनेटिक कोड में कुछ म्यूटेशन हो गया तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड बदल जाएगा, और अगर अमाइनो एसिड बदल गया तो पूरा सब चीज ही चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. So please इतना रीड करके रखो बेटा, so that it will be easy for you all to understand the next part. ठीक है? So we will leave now. Bye बच्चा लोग।